Hello, good morning students. Myself धीरज पुरा फ्रॉम श्री विजयनगर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आईएमएफ के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आईएमएफ क्या होता है, व्हाट इज आईएमएफ। बेसिकली आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, वर्ल्ड के अंदर नहीं बात करें, हम इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे बैंक को मैनेज करने वाला हमारा होता है आरबीआई, एज वेल एज पूरी कंट्री के अंदर जो भी मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है दैट इज वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। आईएमएफ की लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1944 के आसपास। उसके अंदर कई प्लानिंग्स आई थी, योजना आई थी, जैसे कीन्स योजना, वाइट योजना डॉक्टर वाइट ने दी थी, और स्पेशली यूनिटास नाम की उन्होंने एक करेंसी बनाई थी। उन्होंने कहा था एक यूनिटास के अंदर $10 कन्वर्ट होते हैं। तो ये सारी योजनाएं फेल हो गई थी। लास्ट के अंदर क्या हुआ था, सारे कंट्रीज ने मिलकर एक योजना बनाई थी, जिसके अंदर अमेरिका का मेन रोल था, जिन्होंने कहा कि हम सारे मिलकर एक योजना बनाते हैं। और उन्होंने ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किया था और उसके अंदर एक आईएमएफ को डेवलप किया था। आईएमएफ एक फंडिंग ब्रांच है। बेसिकली इसके थ्रू इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फाइनेंस की फैसिलिटी रिलेटेड इश्यूज कवर किए जाते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने कंपनसेटरी स्कीम, बफर स्टॉक एंड सप्लीमेंट्री रिजर्व के बारे में। बेसिकली आईएमएफ के थ्रू ये सुविधाएं या फैसिलिटी दी जाती है। तो कौन सी फैसिलिटी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनसेटरी स्कीम्स की। तो बेसिकली कंपनसेटरी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। और ये क्षतिपूर्ति योजना क्या कहती है कि अगर किसी भी देश को कोई वस्तु निर्यात करने में मूल्य कम मिल रहा है तो उस कमी को ये योजना पूरी करती है। भारत जैसे देश को यदि चाय के मूल्य कम मिल रहे हैं तो ऐसी कमी को आईएमएफ कंपनसेटरी स्कीम के अंदर क्या करता है, कवर करता है। इसके अंदर जितनी मूल्य के अंदर कमी हुई है वह कमी का मूल्य किससे मिल जाता है, उस अन्य देश से। उस देश की कमी की भी रुपए की मात्रा जो कम हुई है, जो निर्यात करने में उसको पैसा नहीं मिला या कम मिला है, तो वो आईएमएफ प्रोवाइड कर देती है। ये योजना स्टार्ट हुई थी 1963 में, बिकॉज 1943 में आईएमएफ डेवलप हुआ और 1963 में इन्होंने ये स्कीम्स पब्लिश कर दी थी। और इस स्कीम्स के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वालों को दिक्कत नहीं होती थी। तो एक्सपोर्ट करने वालों को प्राइस कम मिलता था, डिमांड कम होती थी, तो प्राइस कम मिलता था, तो ड्यू टू दिस उनको प्राइस कंपनसेट होने लग गया। और आईएमएफ ने हर कंट्री को उसकी कॉस्ट के वैल्यू को प्लस मार्जिन देकर उनको कवर किया था, जिससे उनकी कॉस्ट भी कवर हो जाए, मार्जिन भी कवर हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास बफर स्टॉक। होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। कंपनसेटरी कंपनसेट करने के लिए है, और आईएमएफ एक्सपोर्टर कंट्री को जो भी कंपनसेटरी पेमेंट है वो कर देती है, सो दैट कि वो कंपनसेट करती है, उससे उनको कोई भी हानि की पूर्ति, क्षति की पूर्ति। चलिए, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक नाम का एक स्टॉक है कि बेसिकली हमारे एक ऐसी कंट्री जिसके पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना चाहती है, लेकिन वही बात कि पेमेंट नहीं मिल रही, तो इस केस के अंदर उसको जो भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आईएमएफ प्रोवाइड करती है कि हम आपको एक लोन फैसिलिटी दे रहे हैं जिसके थ्रू अपने गुड्स का प्रोडक्शन करें और आफ्टर दैट वो हमें पे कर देंगे लोन। तो बेसिकली बफर स्टॉक इज बफर फाइनेंसिंग फैसिलिटी, दिस इज प्रोवाइडेड बाय आईएमएफ। बफर स्टॉक वित्तीय सुविधा 1969 में आईएमएफ द्वारा, 1969 में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि हर देश अपने स्टॉक को उत्पादित करने में जो भी विनियोग लग रहा है उस विनियोग को आईएमएफ से ले सके। मतलब उनके पास स्टॉक नहीं होता था, वो स्टॉक नहीं होता था तो पेमेंट निकलती रहती थी, बफर स्टॉक नहीं होता था इस रीजन के कारण। यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजर्व कौन होते हैं। जो सप्लीमेंट्री रिजर्व कौन होते हैं, बेसिकली वो रिजर्व जो साइड में बनते हैं, इन्हें बोलते हैं पूरक कोष योजना। तो 1 दिसंबर 1997 से ये आई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर आपको कोई भी थोड़ी मोटी लोन चाहिए, अल्पकालीन चाहिए, दीर्घकालीन चाहिए, कैसा भी लोन चाहिए, उस लोन को जैसे हम एग्जाम में मेन शीट के साथ सप्लीमेंट्री शीट रखते हैं, वैसे ही सप्लीमेंट्री रिजर्व मेन
प्रॉफिट के साथ रखा जाता है कि उस प्रॉफिट में अगर कमी हो रही है तो वो ओपी और लगा देती है। जैसे एग्जाम शीट कम पड़ रही है तो सप्लीमेंट्री ओपी आती है, वैसे अगर बिजनेस में प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो सप्लीमेंट्री शीट लगा देती है। 1 दिसंबर 1997 से लागू हुई थी। 1 दिसंबर 1997 इट इज स्टार्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आईएमएफ के अधिकारी द्वारा ये लागू हुई थी। लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, इसके अंदर ये लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी नहीं मिलती थी इसलिए लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। और ये पे कब करनी थी 1.5 ईयर में, दिस इज टू बी पेड बाय दैट पर्सन हु टेकिंग द लोन। जो लोन ले रहे हैं वो लोन 1.5 साल के अंदर उसको लोन को भर सकता है। और दिस टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति के द्वारा। तो फाइनली हमने आज की क्लास में इसका सप्लीमेंट्री रिजर्व क्या होता है, कंपनसेटरी रिजर्व क्या है एंड बफर स्टॉक क्या है, तो तीनों के टॉपिक को आपको डिस्कस करने में हेल्प हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धीरज जैन फ्रॉम श्री विजयनगर। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा हमारे आज के नए टॉपिक आईएमएफ के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आईएमएफ डिस्कस किया था। आईएमएफ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 में हुई और इसके रिगार्डिंग कई सम्मेलन हुए थे, जैसे व्हाइट योजना आई थी, ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, इससे पहले हमारे पास कीन्स योजना आई थी 1943 में। तत्पश्चात अगर हम बात करें तो 22 जुलाई को ये बन गया था। लेकिन आईएमएफ धीरे धीरे डेवलप हुआ था। इसके कुछ पर्पस भी थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट में सारों को मॉनेटरी फंड्स प्रोवाइड करना, ठीक है, किसी को लोन चाहिए तो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, किसी को एक्सपोर्ट में प्रोडक्शन में कोई ना कोई हेल्प चाहिए तो वो प्रोवाइड करना, किसी न किसी फंक्शन के रूप में ये क्या करता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये पूरे कंट्री लेवल में सेकंड लार्जेस्ट बैंक है आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब अगर हम बात करें आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे मताधिकार। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मताधिकार, जिसे बोला जाता है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट, व्हाट आर द वोटिंग राइट्स रिगार्डिंग द आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिगार्डिंग क्या क्या मॉनेटरी राइट्स हैं, क्या क्या वोटिंग राइट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अब देख, बेसिकली वोटिंग राइट डिपेंड करता है आपकी बहुत सारी चीज़ों पर। अगर हम बात करें वोटिंग राइट्स की, तो बेसिकली वोटिंग राइट कैसे निकालते हैं, तो हम कंप्यूट कर रहे हैं हाउ टू कंप्यूट वोटिंग राइट। तो सबसे पहले डेफिनेशन पता मुझे वोटिंग राइट क्या है, राइट ऑफ गिविंग वोट, मत देने का अधिकार, राइट ऑफ गिविंग vote, that is called voting right. Now we are talking about how to calculate the voting rights of every country in IMF. So you have to be added 250 in your SDR points. आपको अपने SDR points में 250 ऐड करना पड़ेगा। हर कंट्री के पास SDR होता है। क्या होता है? SDR हर कंट्री के पास होता है और वो अपने SDR के थ्रू ही क्या करती है, अपने लेन देन करती है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि SDR है क्या। तो SDR इज ए बेसिकली SDR रेफर टू स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एंड दिस राइट्स give you points, that point will be added in 250। ये विशेष आहरण अधिकार आपको निकालने पड़ेंगे और ये आहरण अधिकार के पॉइंट कैसे निकलेंगे, तो ये देखना कि एक कंट्री के पास जितने भी SDR हैं उसके अंदर अगर हम 1 लाख का डिवाइड कर दें तो हमारे पास SDR पॉइंट्स आ जाएंगे। जितने SDR हैं हर कंट्री के पास
उसमें 1 लाख का डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएंगे SDR पॉइंट्स। और इसमें अगर हम 250 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे वोटिंग राइट। सपोज इंडिया के पास 32 लाख, या मान लो कि 32,50,000 SDR है इंडिया के पास, SDR ऑफ इंडिया 32,50,000। तो अगर हमें इसका वोटिंग राइट निकालना है तो सबसे पहले हमें SDR कंप्यूट करना पड़ेगा। 250 के अंदर हमें ऐड करने पड़ेंगे हमारे SDR पॉइंट्स जो निकलते हैं प्रति लाख में। तो जैसे ही ये करेंगे तो 32,50,000 डिवाइडेड बाई प्रति लाख, यानी 1 लाख में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32.5। और ये अगर हम ऐड करेंगे 250 में तो इसका वोटिंग रह जाएगा 282.5, 282.5। इस तरीके से हम वोटिंग राइट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो वोटिंग राइट के लिए हमें हमारे पास SDR होने जरूरी है। अगर मान लो किसी कंट्री के पास SDR है ही नहीं सपोज, तो वो कैसे निकालेगा? अगर उसके पास SDR है ही नहीं तो उसका SDR 0 डिवाइड बाई 1 लाख करोगे तो वो भी 0, तो उसके पॉइंट कितने होंगे? 250। मतलब 250 पॉइंट तो हर मेंबर के होंगे। मिनिमम लिमिट है 250। और मैक्सिमम की बात करें तो जितने SDR होंगे वो डिपेंड करेगा SDR की संख्या पर, आपके पास SDR क्या है। अगर SDR की बात करें तो लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर हमने SDR को डिस्कस किया है, आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ वहाँ देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले SDR की वीडियो देखिए, उसके बाद आप वोटिंग राइट कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? होप कि आपको वोटिंग राइट्स का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हम IMF को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम भारत के रियल डाटा की बात करें तो भारत के पास IMF में 3055.3 SDR बिलियन SDR है। अब मिलियन होते हैं 10 लाख लोग होते हैं, और 10 लाख मिलियन होते हैं तो हमें भाग देना है 1 लाख का। कितने का? 1 लाख का। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपका हट जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिलियन दे रखे है, ये चीज आपको मिलियन में दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको? भारत के SDR के अनुसार 3055.3। और अगर हमें इसकी पॉइंट्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? तो मिलियन में हम पहले तो उसको लाख से भाग देंगे, तो मिलियन होता है 10 लाख, इनटू 10 लाख करेंगे, भाग में 1 लाख करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। क्या लेंगे? ये पॉइंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 लाख से 1 जीरो कट गई, ये ऊपर आएगा 1 लाख का अगर भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा कितना? 10 आएगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कट गया 30,553 प्लस 250 पॉइंट जो हमें ऐड करने हैं वो सब कुछ लिखे हैं। तो 30,803 पॉइंट मिलेंगे इंडिया को। और करंटली इतने वोटिंग राइट है इंडिया के पास, और इतने SDR है। और ये SDR निकाला हमने लाख का भाग देके, प्रति लाख में इतने हो गए, प्रति लाख SDR। और ये आ गए हमारे बेस पॉइंट, और ये आ गए टोटल वोटिंग राइट। तो इस तरीके से हम मताधिकार का प्रयोग करके वोटिंग राइट का यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत की, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत का क्या संबंध था। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो भारत एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना हुआ था, और सदस्य होने के नाते तो उसको कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। और अधिकार क्या थे? तो पहला था कि
रुपए की मुद्राओं को निर्धारित कर सकते हैं कि कितने रुपए में हमें एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय करना है। तो ये निर्धारण कौन करता था? ये बेसिकली निर्धारण हो नहीं पाता था। क्यों नहीं हो पाता था स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर निर्धारण की दर हमारी सही नहीं होती थी। ठीक है, इसी वजह से हमारे को दिक्कतें झेलनी पड़ी। ठीक है, और भारत की जो विनिमय दर है वो पौंड के माध्यम से ज्ञात की जाती थी, और मुद्रा कोष की सदस्यता के कारण भारत की रुपए की अन्य मुद्राओं से विनिमय दर निर्धारित होने लगी, मतलब सिर्फ पौंड के कारण। और प्रारंभ में भारतीय की समता दर थी 0.26, जिसको दी सोना, और अमेरिकी सेंट थी 30 पॉइंट, मतलब भारत के 26 पैसे उनके 30 रुपए के बराबर थे। धीरे धीरे 1 रुपये को अगर हमने इनको मूल्य दिखाना तो 120 रुपये हो गई थी। फिर हमने धीरे धीरे रुपए का अवमूल्यन करके 1950 में हमने इसको कंट्रोल किया। धीरे धीरे ये निर्धारित होने लगी थी। फिर हम बात करते हैं अभ्यंश की। तो देखो, भारत का जो प्रारंभिक अभ्यंश था, मतलब SDR, तो 40 करोड़ था। कितना करोड़ था? 40 करोड़। अब कितना हो गया? 3055.3 मिलियन, लगभग 3055.3 मिलियन है। मतलब 1000 मिलियन, मिलियन होते हैं 10 लाख के, और 10 लाख में 3 जीरो और जोड़ दो तो आप ये देख लो कि खरबों में पहुंच गए वो। फिर हम बात करते हैं कोष से सहायता। तो IMF के माध्यम से भारत भी क्या करता था? फंड जुटा लेता था। जितने फंड चाहिए होते थे वो फंड सारे जुटा लेता था। ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो विदेशी देशों को पैसे लेना, पैसे देना, वो सारी चीज़ें वो सीख गया था, और SDR का लाभ भी मिलने लग गया था। SDR की योजना जो 1970 से आई थी, इसमें भारत का हिस्सा पहले 13 करोड़ रुपए था। धीरे धीरे ये करोड़ रुपए बढ़कर 1978 में 13 से 32, 32 से फिर 81 में 39 करोड़ हो गए। इस तरीके से ही बढ़ गए। और कोई भी संकट आता था, जैसे मान लो कोई विपत्ति आ गई, वो संकट आ गया, तो 1966 के समय भारत को एक 22 करोड़ रुपए का ऋण मिला था। 22.5 करोड़ रुपए का डॉलर का ऋण मिला था, और जिसकी वजह से तेल की कीमत में वृद्धि होने से मुद्रा संकट आ गया था। भारत के देश में तेल की कीमतों की वृद्धि इतनी हो गई थी, भारत में तेल की मात्रा के चाहिए थी, क्योंकि किसानों को खाद वगैरह लगानी थी और लगाने थे, या फिर ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी कहीं ना कहीं ट्रेनों के लिए और के लिए, तो वो ईंधन हमें महंगे रेट में मिलता था, और ईंधन ना होने के कारण हम उसे अधिक मूल्य में परचेज करते थे, और जिससे हमारे पास पैसा होता नहीं था तो हम बाहर से मंगा लेते थे। इसके कारण हमें IMF ने बड़ी सहायता की थी। 1966 के अंतर्गत 20 करोड़ डॉलर का ऋण मिला था हमें। 1965 में मिला, 1966 में मिला। इसके बाद मताधिकार की हमने बात कर ली, और भारत को और भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। क्या लाभ हुए हैं? एक तो विश्व बैंक की सदस्यता मिल गई। देखो, IMF की सदस्यता मिल गई तो मतलब विश्व कोष की सदस्यता भी मिल गई, और आर्थिक विकास से भी ऋण मिल गए, क्योंकि आर्थिक विकास एक संघ है IDA, वहाँ से भी मिल गई। और तकनीकी सहायता भी भारत को धीरे धीरे मिलने लगी थी। धीरे धीरे भारत अपनी सीमाओं को लांघ कर और अन्य देशों के साथ संबंध बनाने लग गया, और वो वैश्विक स्तर पर एक विकसित मौद्रिक अर्थव्यवस्था स्थापित करने लग गया था। और पहले की बात करें या अब की बात करें तो एक गोल्ड की भूमिका बहुत तकड़ी रही है। गोल्ड की भूमिका कैसे रही है? तो सबसे पहले हम बात करें गोल्ड की, तो IMF ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उसके अंदर गोल्ड का जो गोल्ड की वैल्यू थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि स्वर्ण का जो मूल्य था वो $35 था। 1 औंस स्वर्ण के बराबर $35 थे, और इसी से हमारी विनिमय दर निर्धारित होती थी। वहाँ पर कितना जैसे मान लो कि मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात करूँ तो 10 ग्राम गोल्ड की कीमत वहाँ अमेरिका में कितनी और इंडिया में कितनी है, उसी के हिसाब से क्या होती थी? एडजस्ट होती थी। और अगर वो $10 वहाँ के इतने डॉलर के बराबर है, यहाँ के इतने रुपए के बराबर है, तो वहाँ के डॉलर यहाँ के रुपए के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो धीरे धीरे IMF ने अपनी पुरानी चीज़ों को भी संभाला और नई नई चीज़ों को भी विकसित किया। इस मताधिकार के द्वारा क्या होता था? लोग अपने मत को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। ठीक है, होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे वाली वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।